हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम वार्षिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का करने जा रहे हैं, क्लास 9th का। और बेटे आज हम इस वीडियो में सेक्शन सी जो है उसको डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसके हम उन पर चर्चा करेंगे। और ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और 2 वीडियो जो है वो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। तो चलिए हम इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बेटे अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 25 फरवरी को आपका इसका एग्ज़ाम है एसएसटी का, तो ऑल द बेस्ट। एंड उसके लिए आपको बस मेहनत करनी होगी, तो फिर आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा खंड ग, सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, औपनिवेशिक सरकारें चरवाहा भूमि को कृषि भूमि में क्यों परिवर्तित करना चाहती थी, अथवा वन कानूनों ने घुमंतू चरवाहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं मैं रीड करती हूँ और हम उसको एक बारी देख लेते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देखते हैं। औपनिवेशिक सरकार पड़ती भूमि को बेकार, इसको बेकार कर दीजिएगा, बेकार मानती थी, क्योंकि इससे उसे कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता था। अतः वह सभी चरागाहों को कृषि भूमि में परिवर्तित करना चाहती थी। उसका मानना था कि यदि ऐसा कर दिया जाए तो भू राजस्व भी बढ़ेगा और जूट, कपास, गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसके बाद जो हमने दूसरा प्रश्न देखा घुमंतू वाला, उसका हम उत्तर देख लेते हैं। ये ऑप्शनल वाला है, अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 26 ही है ये। घुमंतू और चरवाहा समुदायों को उनके दैनिक जीवन पर नए वन कानूनों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वन प्रबंधन द्वारा लाए गए बदलावों के कारण नोमड एवं चरवाहा समुदाय के लोग वनों में पशु नहीं चरा सकते थे, कंदमूल व फल एकत्र नहीं कर सकते थे और शिकार तथा मछली नहीं पकड़ सकते थे। यह सब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप उन्हें लकड़ी चोरी करने को मजबूर होना पड़ता और यदि पकड़े जाते तो उन्हें वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती थी। इनमें से कुछ समुदायों को अपराधी कबीले भी कहा जाता था। तो ये बेटा प्रश्न नंबर 27 का उत्तर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर था, 27 रीड करेंगे। अब आते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 और 27 पे। 26 है प्रवास के कारणों की व्याख्या कीजिए। 27 है समानता के अधिकार का विश्लेषण कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों के ही आंसर मैंने लिखे हुए हैं। चलिए दोनों के आंसर देख लेते हैं। चलिए बेटा अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 का आंसर। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारण, पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंदर ही अनुकूल कारक, भूमि का आकर्षण, रोजगार के अवसर की उपलब्धता। तीसरा आमदनी के अच्छे अवसर, दूसरे देश की आर्थिक संपन्नता तथा उच्च जीवन स्तर, रोजगार तथा नौकरी की उपलब्धता, खुली व्यवस्था। इसके बाद अनुकूल के बाद प्रतिकूल कारक, जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव तथा मजदूरी का निम्न स्तर। फिर बी रोजगार के अवसरों की कमी, निर्धनता, बेरोजगारी तथा निम्न जीवन स्तर। फिर नेक्स्ट आता है जनसंख्या का बढ़ता दबाव, यातायात तथा संदेश वाहन के विकसित साधन, प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक। अब इसी में भी एक अनुकूल है, प्रतिकूल है, ठीक है, और सामाजिक कारक भी है, जिसमें सामाजिक भेदभाव, सामाजिक रीतियों, विश्वासों या व्यवहारों के प्रति विरक्ति, ठीक है। या तीसरा, अगर लड़की का विवाह हो जाए तो वो प्रवास कर देती है। शिक्षा तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाएं। उसके बाद आते हैं धार्मिक कारक। धार्मिक कारक जैसे धर्म स्थान, हज, प्रयाग, रोम, यरूशलेम। 7th है राजनीतिक कारक, जैसे राजनीतिक कारक युद्ध हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो उस तरीके से लोग चले जाते हैं। अन्य कारक है नगरीय आकर्षण, एक दूसरे का नगर जो वो सुंदर लगता है इसलिए लोग चले जाते हैं। नौकरी या तबादला, जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या कुछ, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 समानता का अधिकार का दिया हुआ है। समानता का अधिकार केवल वर्ग, जातीयता, धर्म, लिंग या जन्म स्थान पर आधारित कानूनी भेदभाव को प्रतिबंधित करके सभी लोगों के लिए समान व्यवहार की गारंटी देता है।
इसे संविधान का एक मूलभूत घटक माना जाता है। समानता के अधिकार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समानता शामिल है। समान व्यवहार की आवश्यकता के साथ साथ असमान व्यवहार की मनाही करता है। और उसके बाद लास्ट है समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 शामिल है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और 28। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा नहीं 27 और 28 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आते हैं 28 और 29 पे। खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है? और 29 है, आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है, कारण बताइए। तो ये दोनों ही प्रश्न जो हैं वो हमारे हो सकता, अब 28 और 29 जो प्रश्न है ये दोनों के आंसर्स चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 का प्रश्न उत्तर का आंसर देखते हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1943 में बंगाल में आए अकाल के अनुभव से खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं का पता लगाया जा सकता है। इस अकाल के दौरान लगभग 2 से 30 लाख लोग भुखमरी के कारण मारे गए। किसी देश में खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी को कभी भी भोजन उपलब्ध हो और भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए भी खाद्य सुरक्षा बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि खतरे के समय में उनके पास भोजन तक पहुंच है, और न केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पास खाद्य पदार्थों तक पहुंच है। खाद्य सुरक्षा भी आवश्यक है ताकि समय के दौरान प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, भूकंप, अकाल आदि के समय जब खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाता है और बचे हुए स्टॉक की कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोगों को भोजन की आपूर्ति की जा सकती है। इस दौरान खाद्यान्न की कमी, अच्छा इसके बाद इसके आगे भी हम ये लिख सकते हैं, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य यह भी है कि जो लोग हमारे भोजन का उत्पादन करते हैं वे भोजन उगाने, पकड़ने, उत्पादन करने, प्रसंस्करण करे, परिवहन करने, खुदरा बिक्री करने और भोजन परोसने के लिए एक अच्छी जीवित मजदूरी अर्जित करने में सक्षम होते हैं। खाद्य सुरक्षा के मूल में सभी के लिए स्वस्थ भोजन और इष्टतम भोजन पोषण तक पहुंच है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 29, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ निम्नलिखित बातें हैं। सरकार के अन्य अंगों जैसे कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका के कामकाज को इस तरह से बाधित नहीं करना चाहिए कि वे न्याय करने में असमर्थ हो। सरकार के अन्य अंगों को न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कार्य में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी या जवाबदेही का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीति संरचना का एक हिस्सा है। और लास्ट है, इसलिए यह संविधान लोकतांत्रिक परंपराओं और देश के लोगों के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 29 भी हमने देख लिया। अब मैं सेक्शन डी अपलोड करूँगी, आप उसके क्वेश्चन आंसर्स भी याद कर लीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई वर्कशीट या फिर नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।